अगर आप इस साल बोर्ड्स देने वाला ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं वो सारे गलती जो आप ना करो जिससे आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर है। ऐसे देखो, बोर्ड्स का टाइम ना अपने आप में ही बहुत ज्यादा क्रुशियल होता है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, फिर वो छोटा मोटा गलती कर जाते हैं। अब इस गलती के कारण क्या होता है ना, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उनके मार्क्स पे, और उनका मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि आपके साथ वो ना हो, आपके मार्क्स में कोई भी ऐसा डिक्रीमेंट ना हो, आपके मार्क्स में कुछ ऐसा डिफरेंस देखने ना मिले। उस वजह से हम आज सारे गलती को यहाँ डिस्कस करेंगे, जिस वजह से आप उसको पेपर में ना करके आओ। ठीक है, अब देखो, बोर्ड्स में मतलब ऐसा सब कोई समझता है, कोई भी पेपर देने जाओ तो सबको यही लगता है कि मैं जो भी गलती करूंगा प्रिपरेशन के टाइम में करूंगा, या फिर मैं एग्जाम हॉल में करूंगा, मतलब जो भी मैं पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने पेपर दिया, पेपर मैंने सबमिट किया, मेरा जो भी गलती करने का संभावना है ना, वो वहां पे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सबको ये लगती है भाई मैंने प्रिपरेशन किया, जो गलती होना था उसमें हो सकता है, जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ तब मेरा गलती हो सकता है। पर जैसे ही मैंने पेपर दे दिया, मेरा जितना भी गलती था ना वो पूरी तरह से खत्म हो गया, जो कि बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मतलब गलत फहमी रहता है सबको। क्योंकि पेपर देने के बाद भी जो चीज आप करते हो, जो चीज आप करने वाले हो ना, वो भी आपका इम्पैक्ट कर जाता है कि आपके आगे वाला पेपर कैसे जाने वाला है। वो कैसे होता है हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वजह से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला तो आपका प्रिपरेशन, दूसरा आप एग्जाम हॉल में क्या गलती कर सकते हो, लास्ट आपका एग्जाम के बाद आप क्या क्या कर रहे हो, वो गलती ही है, हम आपको बताएंगे सारा चीज। ठीक है, पहला एग्जाम प्रिपरेशन देख लो यार, नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यूज। हम तो यार अपने सारे वीडियोस में बोल बोल के थक गए कि भाई पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। आईसीसी में मतलब ऐसा पैटर्न है कि भाई वो फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर को उठा के एज इट इज पूछ देते हैं भाई। यूनिट वगैरह भी चेंज नहीं करते, एज इट इज पूछ देते कि लो तुम्हारे लिए बोनस नंबर। बट बच्चे मतलब मेरा बात सुनेंगे ही नहीं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अभी ये वीडियो देख भी रहेंगे, बट फिर भी उनके मन में होगा कि भाई पीवाईक्यू लगाएंगे, लेकिन वो नहीं लगाएंगे। है भाई, ऐसा ढीठ बच्चा है। ठीक है, नहीं लगाना, नहीं लगाओ, तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तुम्हारे फायदे के लिए यार पीवाईक्यू लगाओ, और मिनिमम 5 साल तक लगाओ, उतना इनफ होता है। उसके ऊपर जाना है तो जाओ, बट 5 साल तक इज इनफ। ठीक है, बाकी इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट। अब क्या होता है कि हम लोग को एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और सोचते हैं कि भाई ये वाला चैप्टर हम आज खत्म करके ही जाएंगे। ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम में बता रहे हैं। ठीक है, तो जब वो करते हैं ना, तो वो आधा चैप्टर करते हैं, फिर क्या होता है ना कि एक बहुत ज्यादा मतलब टफ वाला पार्ट आ जाता है। अब उसको वो करते हैं और वो चीज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो उसी में पूरा दिन जाया कर देते हैं कि भाई नहीं हो रहा तो इसको करके ही जाएंगे, पूरा जिद पकड़ लिया, करेंगे करेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा ना, तो वो चीज वहीं पे पॉज करो। अब लाओ दूसरा सब्जेक्ट, उसको अच्छे से करो, फिर उसका तीसरा करो, फिर उसका जो पॉज किया उसको दोबारा से रिज्यूम करके चालू कर दो अपना। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर आप एक ही चीज लगातार किए जा रहे हो तो मन थोड़ा हो जाता है बोर। यार ये एक ही चीज किया हुआ, एक ही चीज किया हुआ, थोड़ा मतलब मन को जैसे ही आप चेंजेस लाओगे ना, तो उसमें आप इंप्रूवमेंट देखो कि हाँ भाई आपसे बाकी सब्जेक्ट में अच्छा खासा हो रहा है। बट आप वो सेम सब्जेक्ट लेके दिन भर बैठ रहे हो तो आपसे कम सिलेबस कवरेज हो रहा है। तो ऐसा करोगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करो ना, आपका बस एक चीज को पकड़ के रोए हुए। आपका सिर्फ एक पेपर थोड़ी है बोर्ड्स का, बोर्ड्स में इतने सारे पेपर होने वाले हैं, तो सारे पेपर को लेके चलना है। ठीक है, उस हिसाब से अपना टाइम को मैनेज करना, टाइम को यूटिलाइज करना अच्छा से। उसके बाद है स्किपिंग रिवीजन। और बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि सिर्फ एक बार चीजें पढ़ते जाते हैं, सोचते हैं हाँ ये मेरा कवर हो गया, ये मेरा कवर हो गया, ये मेरा कवर हो गया, और रिवीजन करते ही नहीं है। देखो यार, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना कोई भी एक पार्ट को लेके, तो आप वो चीज भूल जाओगे। ठीक है, ये मतलब ह्यूमन नेचर ही है। अगर आप एक चीज पढ़ रहे हो तो अंदर इधर रिटेन और सस्टेन करने के लिए ना आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। रेगुलर रिवाइज करो। ठीक है, 2 से 3 दिन के बीच में रिवाइज करते रहो। अभी तो वैसे टाइम आपके पास खत्म हो गया, आपका कल ही पेपर है, तो उस हिसाब से अपना देख लेना। ठीक है, और रिवाइज करते रहना। रिवाइज नहीं करोगे तो फिर चीजें निकलती जाएगी, आप यहाँ से लेते जाओगे इनपुट, यहाँ से पूरा निकलते जाएगा पिछले वाला डेटा, तो फायदा नहीं होगा आपको पढ़ने का। ठीक है, तो रिवाइज करते रहो, इंपॉर्टेंट है। ये भी हम बोल बोल के थक चुके हैं आपको। नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक पेपर। अब मॉक पेपर सॉल्व करने से क्या फायदा होगा? अब देखो, जब भी आप मॉक पेपर सॉल्व करते हो ना, तो आप पेपर के पैटर्न से रूबरू होते हैं। मतलब आपको मालूम चलता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर का टाइम लेंथ कैसा है। ऐसे देखो, आईसीसी का जो पेपर वगैरह आता है ना, वो लेंथी आता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेपर को कवर करना है, तो आप सीधे जाके अगर आप एग्जाम में जाके 3 घंटे का पेपर दोगे, तो देर इज अ चांस कि आपसे क्वेश्चन मिस आउट हो जाए, आप 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि मॉक पेपर सॉल्व करो, ताकि आपसे वो जो भी राइटिंग स्पीड है ना आपका, वो बन जाए। ताकि आप आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले अपना पेपर खत्म कर लो, और आपका जो जो टाइम का बचता है ना, जो भी मिनट्स आपके पास बचते हैं, आप उसमें पेपर रिवाइज कर सको। ठीक है, तो ये मॉक पेपर का फायदा होता है सॉल्व करने का, जिससे आप पैटर्न से कंफर्टेबल हो जाते हैं पैटर्न के साथ, और आपका राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव हो जाता है। और हम बोलेंगे कि जो भी पेपर देख लो, मतलब जिसमें गैप्स वगैरह ज्यादा है, ठीक है, वो सब में देख लो कि गैप्स जिसमें ज्यादा, और उसमें 2 से 3 मॉक पेपर लगा लो, ताकि आप मॉक पेपर से इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ कि आप जैसे ही वो बोर्ड में पेपर, रियल पेपर जो आपके पास है बोर्ड का, आप उसमें दो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा वो इजी हो जाए कि भाई ये तो हम रोज देते हुए, अभी हम 3-4 सॉल्व करके आए। तो उसमें ज्यादा आपको चेंजेस ना देखने मिले, और आराम से आप वो पेपर में बूम करके आ जाओ। ठीक है, तो मॉक पेपर सॉल्व करना अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट मिनट रश। अब देखो क्या होता है ना कि अभी एग्जाम ड्यूरेशन चल रहा है, एग्जाम आपका लगभग चालू हो गया, कल से आपका एग्जाम चालू हो रहा है,
और अभी क्या होता है कि जैसे मान लो कल आपका पेपर है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि वो पागल हो जाते हैं इस लास्ट मोमेंट में, सोचते हैं कि भाई यही मेरे पास एक टाइम है, पूरा एकदम अंधाधुंध जैसा पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, ये सिलेबस बच गया, मैंने इतना ही पढ़ा, वो करते करते दिन रात पढ़ेंगे, भूल जाएंगे क्या खाना है क्या पीना है, सब भूल जाएंगे, खाली पढ़ते जाएंगे, इधर भी रेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, और ना वो सोएंगे। ठीक है, दिन रात पढ़े, रात भर पढ़े, फिर जाके पेपर देने आएंगे। तो ये करने के बाद ना मतलब इतना जो आप ये तूफानी वाला चीज कर गया, इसके बाद आपका बहुत ज्यादा चांस है कि आपका पेपर खराब होने वाला है। मतलब आप इतना अगर स्कोर करने वाले हैं तो आपका स्कोर इतना आने वाला है। तो ये तूफानी वाला चीज करके मत आना। ऐसे देखो, जो भी आपका ये जो पैटर्न फॉलो करता हो ना, आप कहीं ना कहीं से सीख के जाओगे कि हाँ भाई कोई एक आदमी था, वो भी ऐसे किया था भाई, वो एग्जाम से पहले कुछ नहीं पढ़ा था, फिर रात भर इतना पढ़ा और अगला दिन पेपर देने गया और उसके अच्छे नंबर आ गए। तो वो 0.001% चांस है कि आपके साथ ऐसा होगा। बाकी 99.9% चांस ऐसा है कि आपके साथ ब्लंडर होगा और आपका पेपर खराब हो जाएगा। क्योंकि भाई इसको भी तो रेस्ट चाहिए ना, और आपका बॉडी भी बॉडी है, आप उसको गधा जैसा खटाते जाओगे तो फिर क्या फायदा। मतलब एक स्मार्ट वर्क करो ना यार, अगर तुमको वर्क करने में तो स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा ब्रेक दे दे के पढ़ो। ठीक है, और स्मार्टली पढ़ो कि मेरे को क्या क्या चीज करना चाहिए जिससे मेरा मार्क्स वगैरह ज्यादा आ जाए, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो। बाकी अगर आप कुछ पढ़ के जा रहे हो तो उसमें पैनिक करने वाला क्या बात है। जब आप पूरे साल पढ़ाई किए हो तो फिर एक रात मतलब इतना पुश क्यों करना, आराम से जो भी पढ़े उसको रिवाइज करो, ताकि आप जो पहले पढ़े हो आप भूल ना जाओ ये सब तूफानी के कारण। ठीक है, ये सब मत करना। इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं ना, देखो पूरा मतलब ओवर स्टडी कर तो मतलब नहीं होता है। एक होता है नॉर्मल जो पढ़ाई होता है, और एक होता है भाई अंधाधुंध पागल जैसा 23-24 घंटा पढ़े हुए, दिन रात पढ़े हुए। वो करने से फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। ठीक है, नॉट स्लीपिंग वेल मतलब यार, अगर आपका कल पेपर है तो मिनिमम आप 6 से 7 घंटा का नींद लो, तब जाके आप मतलब आपका जो बॉडी है वो अच्छे से रहेगा, आप काम रहोगे। ठीक है, आप एकदम अच्छे मूड में जाके पेपर देके आओगे। ऐसे तो आप स्ट्रेस वगैरह में रहोगे और पूरा थकान थकान में क्या ही पेपर देके आओगे। ठीक है, बाकी खाना पीना मतलब सही से लो यार, एग्जाम टाइम है। अगर आप अभी बीमार हो गए तो फिर आपका 50-60 नंबर कहीं नहीं गया आपका, वो फिर कम हो जाएगा आपकी बीमारी के चलते। तो बीमार वगैरह मत हो, अच्छे से खाओ पियो और हेल्दी रहो। ठीक है, अब ये तो हम बता दें क्या क्या नहीं करना है, बट अब ये भी बता दें कि आपको करना क्या असल में। ठीक है, तो आपको अपने लिए एक स्टडी प्लान करना, जो भी जितना भी ड्यूरेशन का आपका ये बोर्ड्स है, जैसे आपका 24 मार्च तक मेरे ख्याल से आपका लास्ट एग्जाम होने वाला, तो वहां तक के लिए अपने हिसाब से एक तो मैप रोड मैप अपना तैयार कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी आपने वो डिसाइड कर लिया, आपका टाइम टेबल बन गया, आप उस प्लान को फॉलो करना। मतलब बाई हुक बाई हुक उसको फॉलो करना, उस प्लान पे स्टिक रहना। ऐसा नहीं कि भाई कोई दूसरा का वीडियो देखे, कोई तीसरा का वीडियो देखे, उसके बाद हम चेंजेस पे चेंजेस करते आ रहे। नहीं, माइनर चेंजेस चले कि हाँ इससे कुछ सुने, आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप ये थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस कर रहे हो, वो चलेगा, वो इंप्रूवमेंट चलेगा। लेकिन आप पूरे ही तरह से पूरा टाइम टेबल बदल दे रहे हो तो वो गलत हो है, क्योंकि आप ये स्टडी प्लान जो है खुद से बनाए हो, अपने लिए बनाए हो, और अपने लिए कोई भी खराब प्लान नहीं बनाएगा। तो अगर आपको खुद के लिए बना रहे हो बेस्ट है यार। ठीक है, उसको स्टिक रहना, उस पर फॉलो करना, कोई दोस्त का बात सुन के टीचर का बात सुन के चेंज मत कर देना टोटली। ठीक है, उसके बाद टेक स्मॉल ब्रेक्स। अब ये गधा जैसा पढ़ने से बेहतर है थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ो, और इफेक्टिव वे में पढ़ो, ताकि आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई करो, मतलब स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, ब्रेक ले लेके पढ़ोगे तो यहाँ भी स्ट्रेस कम पड़ेगा, इस वजह से जो भी आप इनपुट लेगा वो यहाँ रहेगा। वरना आप ब्रेक नहीं लोगे, खाली इनपुट लेते जाओगे तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलते जाएगा, उसको कुछ फायदा होगा नहीं। ठीक है, फिर लास्ट है स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। ये तो इसमें बच्चे मतलब क्या ही बोले, बहुत सारे बच्चे जो मेहनत करते आ रहे हैं, वो भी जो मेहनत नहीं किए हैं वो भी, और कहीं बीच में लाई करते हैं, ये तीनों बच्चे पहला बोर्ड है समझ रहे हैं, तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं पूरी तरह से। नेगेटिव जो भी बातें हो तो खुद से करते हैं, यार कल मेरा पेपर है, कल क्या होगा, कल यार वो वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कैसे डील करेंगे, अगर मेरे से ये वाला सवाल नहीं बना तो हम कैसे डील करेंगे। मतलब अपने में ही इतना ज्यादा नेगेटिव टॉक करके चल जाता है ना कि उनका पेपर होने से पहले ही अपना समझ लेते हैं कि मेरा पेपर खराब होने वाला है। तो ये चीज मत करिए यार, मतलब आपके हाथ में क्या है, आप खुद को अच्छा चीजें बोल सकते हो, तो खुद को सेल्फ टॉक जो भी करो पॉजिटिव करो कि यार कल का पेपर मेरा आसान आने वाला है, कल मैं बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूँ, कल का पेपर मेरे लिए वन ऑफ द मतलब इजीएस्ट पेपर आने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट पेपर होने वाला है कल का मेरा। ये सब बात बोलो, खुद को खुश रखो, खुद को मतलब अच्छे वे में लेके जाओ, और अच्छा मतलब मूड रहेगा आपका तो आप अच्छा पेपर दे के आओगे। ठीक है, और अच्छा पेपर मतलब देने गए फिर अच्छा मूड से वापस आओ, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहो यार। ठीक है, अगर आप साल भर पढ़ाई किए हो तो ये आपके पास मन में होगा कि यार मैंने मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया है, तो आप उसमें कॉन्फिडेंट होगे। और जिसने थोड़ा बहुत भी मेहनत किया तो मैं उसको बोलूंगा भाई कॉन्फिडेंट रहो, आपने मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। अगर आप थोड़े दिन पहले ही जागे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो भी कॉन्फिडेंट रहो, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसको भी बोलूंगा यार कॉन्फिडेंट रहो, पास हो जाओगे। ठीक है, इतना वो सोचने वाला कुछ बात नहीं है। अब देखो सोचने का तो कुछ भी सोच सकते हैं ना, तो अच्छे ही सोचो, खराब सोच के क्या ही करना है। ठीक है, नहीं पढ़े तो भी अच्छे ही सोचो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि एग्जाम हॉल में हम लोग क्या क्या गलती कर सकते हैं। पहला हमारा नॉट रीडिंग क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। अब आपको शुरुआत के 10 से 15 मिनट मिलते हैं, तो उसको यूटिलाइज करो। जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हर एक छोटा से छोटा माइनर 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 वर्ड जो भी आपका वर्ड है सबको देखना है। एज आईसीसी अपना पैटर्न को फॉलो करता है,
प्रीवियस ईयर को एज इट इज छापता, बट कभी और क्या करता है ना, उसमें माइनर माइनर चेंजेस कर देता है। जैसे मान लो कभी आपसे एडवांटेज पूछा तो अभी पूछ लेगा डिसएडवांटेज। तो अभी क्या होता है ना कि बच्चे लोग इतना पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं कि उनको लगता है भाई ये तो एडवांटेज ही पूछ रहा होगा, तो वो हड़बड़ी में डिसएडवांटेज को एडवांटेज पढ़ लेते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिख देते हैं, जो कि उनका ब्लंडर हो जाता है, गलती होता है उनसे, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको जो भी आपको टाइम पीरियड मिलेगा 10 से 15 मिनट पहले वाला मिल रहा है, आपको पूरे अच्छे से सारे क्वेश्चन को रीड करना है और देखना कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप वो चीज भूल सकते हैं तो उसके बगल में आप पॉइंट्स वगैरह लिख सकते हो उसके कि हाँ, ताकि आप वो क्वेश्चन तक पहुंचे तो आपको वो पॉइंट्स याद रहे, उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सको आंसर को, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन वगैरह अच्छे से रीड करना, क्योंकि बहुत माइनर माइनर चेंजेस करके आपसे सवाल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करो, 2-3 बार रीड करो, समझ जाओ कि हाँ भाई यही चीज पूछ रहा है ना क्वेश्चन, उस हिसाब से फिर आंसर करना, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पुअर हैंड राइटिंग एंड पेपर प्रेजेंटेशन। अब आपको ही पता है जो काउंसिल के जो भी टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो एक दिन में हजारों पेपर चेक करते हैं। तो हजारों पेपर में अगर आपका खराब हैंड राइटिंग रहेगा और आप जो लिखे रहोगे वो जो भी मतलब चेक करने वाला है उसको समझ ही नहीं आएगा कि तुम क्या लिखा है, तो फिर बहुत ज्यादा खराब इंपैक्ट पड़ जाता है और उस हिसाब से आपका नंबर भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। भले आप सही आंसर लिख के आओ, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि तुम लिखे क्या हो, तो फिर टीचर चेक कैसे करेगा, ठीक है। अब ये पूरा एक अच्छा टॉपिक है ये, तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाए, तो आप जाके ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पे आ रहा होगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पे आपको लिंक हम दे देंगे। तो ये देख के आना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर प्रेजेंट कैसे करना इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है इग्नोरिंग वर्ड लिमिट। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बोल देता है कि भाई 200 से 300 वर्ड के अंदर ही लिखना है, ठीक है। तो अब बच्चे लोग बन जाते हैं ओवर स्मार्ट कि भाई 200 से 300 बोल, हम तो 400 लिखेंगे, हम तो 500 लिखेंगे। भाई तुमको 400-500 वर्ड लिखने का नंबर मिल रहा है, कि आपको बस 200 से 300 वर्ड लिखने का ही नंबर मिल रहा है, तो उतना ही लिखो यार, ज्यादा से ज्यादा 310 320 चल जाओ, उससे ज्यादा जाने का क्या मतलब बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसमें भर भर के लिख रहे हो कि भाई 2-3 पैराग्राफ लिख दे रहे हो 2 नंबर का क्वेश्चन में। तो अब 2 नंबर का क्वेश्चन में ये सोच के कि भाई मेरा मार्क्स कटेगा ही कटेगा, तो इतना लिखने का क्या फायदा। आप आराम से टू द पॉइंट, अगर आपका 2 मार्क्स का है तो उसमें 4 पॉइंट लिख दो, इनफ है, आपको उसमें पूरे नंबर मिल जाएगा। 2 पैराग्राफ लिख के टाइम वेस्ट करने से बेहतर है। और एक और ये भी गलती करते हैं कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन मिल गया है, तो आप उसको सोचते हैं भाई 4 है तो 4-4 पॉइंट दे देते हैं, छोटा छोटा करके लिख दिया और छोटा कर दिया। 4 नंबर का उसको थोड़ा बड़ा करके लिखो, ठीक है। 4 मार्क्स का है तो कम से कम उसमें 8 पॉइंट लिख दो, ठीक है, बड़ा करके थोड़ा, ठीक है। उस हिसाब से जो भी आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपका क्वेश्चन में, उस हिसाब से अपना आंसर को लिखना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आंसर में बहुत कुछ लिख सकते हैं बट फिर भी इसका मार्क्स कम है, कम ही लिखो, ठीक है। ज्यादा लिखने का मतलब नहीं बनता। बट अगर लगता है कि ये ज्यादा नंबर है तो आपको नहीं भी पॉइंट है, बना बना के बड़ा चौड़ा एकदम लंबा दिखाओ कि हाँ ये 4 नंबर का पेपर है, ठीक है। उसके बाद लीविंग आंसर्स, मतलब लीविंग क्वेश्चंस एंड आंसर। अब आप देखो बोर्ड का पेपर दे रहे हो, कोई आप कॉम्पिटेटिव लेवल का पेपर नहीं दे रहे हो कि आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो वो चीज का फायदा उठाओ, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको एक बार रीड करो, आपको मालूम चल जाएगा हाँ भाई ये इस टॉपिक से उस टॉपिक से, ठीक है, मालूम चल गया। अब उससे रिलेटेड आपको जो भी याद आ रहा है छाप दो, लिख दो, जितना भी समझ में आ रहा है लिख दो। उस क्वेश्चन में आपको जो भी लगता है कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, जो भी रिलेटिव लग रहा है, मतलब रिलेवेंट लग रहा है, इसका आंसर ये हो सकता है, छाप दो, ठीक है। छोड़ के आना नहीं है, छोड़ के आना मतलब वो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम खराब चीज हो गया, फुद्दू वाला बात हो गया भाई। इसको नहीं, क्यों छोड़ के आना भाई, आपको ऐसे भी नंबर नहीं मिलेगा, वैसे भी नंबर नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट जो आपको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है या फिर उससे रिलेटेड ही कुछ लिख के आ जाओ, भर भर के लिख के आ जाओ, ठीक है, मिल जाएगा आपको नंबर। उसके बाद राइटिंग विदाउट थिंकिंग, ये हम पहले ही बता दिया। अगर आप क्वेश्चन वगैरह पहले जो भी आपको 10-15 मिनट मिलता है, आप उसमें से अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो और उसके बगल में ना पॉइंट्स वगैरह करके लिख दो, ठीक है। कि जैसे मान लो चीता इज द फास्टेस्ट एलिमेंट एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे कर तो फिर चीता लिख दो, फिर कॉमा करके फास्टेस्ट लिख दो, तो ये बन गया आपका कीवर्ड। और ब्रैकेट में लिख दो, ज्यादा जगह भी नहीं लगा, पेंसिल वगैरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके बगल में ही लिख दो। उससे फिर जैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने आओगे तो आपको वाला वर्ड देख लो कि हाँ भाई ये वाला वर्ड हम लिखने वाले थे, ये सेंटेंस था, वो फिर अपने हिसाब से फ्रेम करके लिख दो, ताकि आपका जो भी नहीं होता है टाइम खपे। जो आप क्वेश्चन, जैसे मान लो क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन देखते हैं और फटफट आंसर लिखना चालू कर देते हैं, ये गलत अप्रोच होता है, क्योंकि आप लिखते लिखते जाओगे फिर बोले यार आगे क्या लिखे क्या लिखे, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम आपको बचाना है, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, जितने पॉइंट सारा मन में रखो, फिर उसके बाद आंसर को फ्रेम करके लिखो। इससे क्या होगा, आपका आंसर जल्दी भी लिखा जाएगा और आप जो भी सोचने वाला टाइम लगाओगे पहली एक ही बार लगाओगे, उसके बाद आप धड़ाधड़ आंसर लिख दोगे और वो आंसर बहुत अच्छा और वेल स्ट्रक्चर्ड रहने वाला है, क्योंकि आप पहले सोच के आंसर कर रहे हो। लिखते लिखते सोचना क्या होता है कि भाई आगे पीछे करके लिखते हो, तो वो वेल मैनर्ड में नहीं लगता और टीचर वगैरह जो चेक करते हैं उसको खराब भी लगता पढ़ने में। तो टीचर को हम लोग को अच्छे से रखना, खुश रखना कि हाँ भाई अच्छा आंसर आप दे रहे हो, और बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लिखना, ठीक। तो दूसरा आपका है कि पैनिक वगैरह करना और टाइम वेस्ट कर देना। अब आपसे कुछ एक सवाल नहीं बन रहा, इनफैक्ट 2 सवाल नहीं बन रहा है, 4 से 5 सवाल भी नहीं बन रहा है, तो उसमें कोई इतना पैनिक करने वाला बात नहीं है। नहीं बन रहा, नो इशू, देख लिया जाएगा उसको लास्ट में, ठीक। नहीं बन रहा उसको फौरन वहीं छोड़ो, जितना भी आपको लगता है। हम ये सारा चीज हमको बता दी इस वाले टॉपिक में, जो देख लेना आप आई बटन में, कि आपको अगर आंसर नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ के, गैप छोड़ के
फिर आगे बढ़ जाओ और फिर अपना अटेम्प्ट करते रहो पेपर। तो जब बाद में आपका टाइम बचे तो उसको जाके फुलफिल कर लेना, ठीक है। पैनिक मत करना, पैनिक करोगे तो देखो ऐसे भी कुछ क्या ही हो रहा है, आप आंसर नहीं आ रहा है, आप सोचते रहोगे, घबराते रहोगे, तो फिर क्या होगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, जो आपको आता है वो भी छूट जाएगा। वो सब नहीं करना, घबराना नहीं पेपर में, जितना आता है पहले उतना कर लेंगे, बाकी जो जो नहीं आ रहा उस पर देखेंगे हम लोग क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉरगेटिंग टू चेक द आंसर्स। अब ये भी देखा गया है कि आपका पेपर भले 20 मिनट पहले खत्म हो जाता है, बट पेपर देने के बाद बच्चे हो जाते हैं, मतलब ऐसे थक जाते हैं, यार बहुत लिख दिया है यार, मन नहीं करा पेपर चेक करने का। अब इतना सोच सोच के लिखिए, मतलब हर एक आंसर सोचने से पहले हम कीवर्ड सोचे, हाँ भाई कैसे लिखना है वैसे लिखना है, तो अब क्या ही गलती हुआ होगा, ऐसा मन में रह जाता है कि यार जब हम इतना सोच समझ के आंसर किए हैं तो गलती नहीं होगा, इंसान हो यार, गलती हो सकता है। तो लास्ट का 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपका बचता है, इनफैक्ट हम तो बोलते हैं आधा घंटा पहले पेपर खत्म कर लो, अगर लेंदी वगैरह नहीं आता है तो। फिर 20 मिनट आराम से मतलब रहेगा आपके पास बैकअप में, अगर 30 मिनट तक रहेगा तो 10 मिनट आप आराम से ब्रेक ले लो, फिर 20 मिनट आराम से पेपर चेक कर लो और पेपर आपका हो जाएगा खत्म। ये चीज मत करना यार, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको जो आंसर आते रहता है आप वो भूल जाते हो, या फिर 2 3 पार्ट रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, आप एक पार्ट किए, 2 पार्ट किए, तीसरा वाला पार्ट आपसे शायद छूट गया हो, या फिर आप गलत कर दियो, आप नंबरिंग वगैरह गलत कर दियो, तो ये सब रहता है। ये सब आप जब खुद से आंसर चेक करोगे पेपर लिखने के बाद, तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ पूरा तरह से सही लिखो या फिर गलत लिखो, तो वो सब चीज मत करना, ठीक है। अब ये 2 फेज का गलती के बाद सबको लगता है कि यार मेरा जितना भी गलती हो सकता था बस यहीं तक हो सकता था, एज मानो कि आपने प्रिपरेशन में जो गलती क्या किया, अब अपने एग्जाम हॉल में जो गलती क्या किया, अब जैसे ही आपने वो जो एग्जाम शीट है आपका आंसर शीट है आपने वो सबमिट किया, उसके बाद आप क्या करो क्या ना करो, आपके उस एग्जाम शीट में मतलब उस एग्जाम शीट के मार्क्स से क्या फर्क पड़ता है, मतलब उसमें क्या रिलेशन है कि आप एक आपने तो पेपर सबमिट कर दिया, अब भाई इसके बाद आप भंगड़ा करो या पार्टी करो कुछ भी करो, उसमें क्या मतलब कुछ फर्क आने वाला है। तो सबको लगता है कि बस मेरा यहीं तक है, मेरा गलती यहीं तक गिनाएगा, उसके बाद मेरा कोई गलती नहीं हो सकता, बट आप गलत हो। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब आपको एग्जाम के बाद क्या नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम के बाद क्या होता है, सबको पता है, एग्जाम खत्म हुआ, आप जाओगे सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, जो भी आपका अच्छा दोस्त है, जिसके साथ आप पढ़ाई वगैरह करते हो, ठीक है, वो जो ग्रुप स्टडी वाला आपका जो बनता है ना, ग्रुप स्टडी गैंग ऐसे करके, चल जाओगे उसके पास, उससे जाके सीधा एक सवाल पूछोगे, भाई 3 का 2 क्या था, ठीक है, भाई इसका आंसर क्या था, भाई ये हम तुक्का मारे थे, इसका आंसर ये था क्या, भाई ये वाला चीज तुम कैसे अटेम्प्ट किया, ये इसका आंसर क्या था, भाई ये आउट ऑफ सिलेबस था क्या, ये सब चीज करने चल जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये करने का क्या फायदा होगा, ये जो आप कर रहे हो अभी, आप डिस्कशन करने जा रहे हो, इसका क्या फायदा होने वाला आपके पास, कि आपको ये मतलब जो भी आप डिस्कशन करने वाले हो, क्या इसके बाद आपका जो भी पेपर आप दे चुके हो उसमें आपका कोई मार्क्स बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, कि अगर आपने ये चीज डिस्कस कर लिया अपने दोस्त के साथ कि यार इसका आंसर ये नहीं वो है, इसका आंसर ये सही है ये गलत है, ये करने के बाद क्या आप जो पेपर दे के आ चुके हो, सबमिट करके आ चुके हो, क्या उसमें मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा, हाँ या ना, खुद से जवाब देना। दूसरा, ये पेपर डिस्कशन करना किसी भी दोस्त के साथ, क्या आपको कोई आके ऐसे ट्रॉफी देगा, भाई तुमने पेपर डिस्कस किया, पेपर खत्म होने के बाद ये ले ट्रॉफी, कोई आपका स्टूडेंट या टीचर आपको ट्रॉफी देने वाला है, हाँ या ना, खुद से सवाल कर लेना, ठीक। उसके बाद जब आप पेपर डिस्कशन करते हो उसके बाद जो आपका मूड होता है, क्या वो 110% वो अच्छा होने वाला है, एकदम हैप्पी वाला मूड होने वाला है, हाँ या ना, खुद से जवाब दो और पूछो क्या आएगा इसका आंसर। अगर तीनों का आंसर ना आ रहा ना, तो क्यों करें हम पेपर डिस्कस। एक बात बताओ, पेपर जब हम दे के आ चुके हैं, ठीक है, मेरा पेपर खत्म हो चुका है, उससे रिलेटेड हमको आगे कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे को उसके बारे में और कुछ नहीं जानना है, उसके बारे में जान के भी हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो फिर हम क्यों जाने कि ये जो हम लिख के आए वो सही है कि गलत, ठीक है, या फिर हम जो तुक्का मारे वो सही है कि गलत, हम क्यों जाने। भाई पेपर दे चुके हैं, अब भाई वो कुछ अपना जो भी प्रोसेस में जाएगा, फिर टीचर के पास जाएगा, जो भी है एग्जामिनर वो चेक करेगा, फिर मेरा रिजल्ट आएगा, मार्क्स वगैरह आएगा, तो ये हम पीछे चेक करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो नहीं करना है चेक, ठीक है। लेकिन बच्चे के अंदर वो चिल रहता है, वो आके पूछेंगे, तो इससे ना 2 चीज होता है। पहला तो ये हो सकता है कि आप जो जो लिखे हो वो सही हो जाए, यार सब बोले हाँ भाई 3 का 2 तुमने सही किया, यार ये तुमने तुक्का मारा भाई ये तो सही हो गया, ये करते करते आप हो जाओगे फूल जाओगे कि यार मैंने तुक्का मारा वो भी सही हो जा रहा, मैंने जो जो पढ़ गया था वो सब आया, तो आप फूल जाओगे। तो आप जितना मतलब कर सकते थे ना स्कोर, आप उतना स्कोर नहीं कर पाओगे आपके अगले पेपर में। कैसे? क्योंकि आप तो पहले ही मतलब फूल गए ना, आप पहले ही खुश हो गए, मतलब आपका वो हंगर ही खत्म हो गया मार्क्स लाने का, आप पहले ही फूल गए, यार मैंने तो बहुत अच्छा कर लिया यार, मैं अब भगवान हूँ, नहीं होता एकदम ऐसा वाला फील। तो आप फिर जितना आप ला सकते थे, जितना आप मेहनत कर सकते थे उन गैप्स वाले डेज में, आपको नहीं कर पाओगे। दूसरा ये होगा कि आपका जो भी आप करके आओ वो मैक्सिमम आपका गलती आ जाए, कि यार 1 का 2 था वो गलत हो गया, एमसीक्यू गलत हो गया, यार जो तुम तुक्का मारा था वो ब्लंडर था, वो तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, गलत हो गया, फिर आपका पूरा मुराल डाउन हो गया, भाई मैंने पूरा साल मेहनत किया यार, पूरा साल मेहनत किया था यार, काश कल ये कर लेता, काश कर ये वाला चीज पढ़ के चल जाता, यार हम कैसे मुंह दिखाएंगे यार, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे, यार हम कितने खराब आदमी, अपना पहला बोर्ड्स में इतना खराब परफॉर्म कर रहे हैं, ये वो, ये करने से आपका मोरल डाउन हो गया। तो आप
जितना परफॉर्म कर सकते थे अगला पेपर में, आप उससे कम करने वाले हो आप, क्योंकि आप सारा टाइम तो ओवर थिंक करते रहोगे, यार मैं क्या करूं, यार मेरा पेपर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, खुद में इतना ज्यादा बेफिजूल का स्ट्रेस लोगे। जो पेपर आप दे चुके, आप उसमें कुछ उखाड़ नहीं सकते, आप तो वो दे चुके हो, वो पेपर वापस आ सकता है क्या? आपने जो गलती किया उसको सुधार सकते हो क्या? नहीं ना यार, तो फिर सोच के क्या फायदा। ठीक है, तो जैसे ही आप पेपर दो, आपने पेपर ऐसे सबमिट किया, आंसर शीट सबमिट किया, मेरा बेस्ट आपको यही ओपिनियन कि पेपर जो भी आपके सामने है, अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता है आंसर, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन शीट है, ठीक है, आपको नहीं लगता इंपॉर्टेंट, फाड़ के फेंक दो। क्यों रखना पेपर को? ऐसा फाड़ने के बाद ऐसा सोचो कि यार मेरा कोई पेपर अभी हुआ ही नहीं, मैंने कुछ ऐसा पेपर दिया ही नहीं है, ठीक है, मैं आराम से घर जाऊंगा, सोऊंगा, फिर उसके बाद अगला पेपर जो है उसके बाद तैयारी करूंगा। ठीक है, सिंपल। और अभी के टाइम में ना देखें कि यार बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर या अच्छे टीचर क्या करते हैं ना, आंसर मतलब आंसर की निकालते हैं। जैसे मान लो आपका एग्जाम खत्म हुआ 12-2 बजे, जितना भी 2 बजे आपका मान लो पेपर खत्म हुआ, तो वो 2:30 या 3 से ना आ जाएंगे लाइव, क्या बोलते हैं, 2:30 बोलते हैं, सॉरी, 2:30 से 3 के बीच में आ जाएंगे लाइव, और फिर वो लाइव में पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, पेपर साथ साथ ही भाई आंसर की कराएंगे, और इसमें हम देखते हैं भाई कुछ लाखों बच्चा बैठ के देखते रहता है उसको लाइव। भाई ये तुम लोग बहुत बड़ा गलत चीज कर रहे हैं। ठीक है भाई, वैसे तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है, जो ये वीडियो बनाते हैं आंसर की वगैरह बनाते हैं, यार ठीक है, आपका हम मानते हैं आपका ड्यूटी है कि आप आंसर वगैरह निकालते हो कि इसका सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है। ठीक है, आप ऐसा करो ना कि आप एग्जाम मतलब पूरा बोर्ड्स खत्म होने के बाद लाओ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बच्चे आते हैं आंसर की से मिलाते हैं अपना आंसर, उसमें या तो खराब होता है या तो अच्छा होता है, इस वजह से क्या होता है ना, उनका जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है ना, वो आपका हैम्पर हो जाता है। ठीक है, हम मान रहे हैं आपका ड्यूटी है, आप लाओगे वीडियो, वो मान लो इनके इनके साथ तो आपका कुछ फायदा होने नहीं वाला है। जो इस साल बोर्ड दे रहे हैं, अगर वो पेपर दे के आ चुके हैं, उसका वो आंसर की चेक कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं इसमें? वो तो बस चेक मिला सकते हैं कि हाँ यार अच्छा है, नहीं है, खराब है, बुरा, तो ये उनको बता के क्या फायदा? उनको तो खुद मालूम ही रहेगा ना कि यार मैंने पेपर कैसा दिया, कैसा नहीं दिया। तो उनको ये चीज जता के या फिर वो चीज कंफर्म करा के कि तेरा पेपर खराब ही गया भाई, ठीक है, एटलीस्ट 50-50 ही रहने दो, ताकि वो अच्छे आने वाले पेपर में कर सके, मोटिवेशन रहे। और बाकी आप, हम समझ रहे हैं कि आप अगले जो 2026 में बोर्ड देने वाले, उसके लिए आप बना रहे होंगे कि हाँ यार प्रीवियस ईयर का आपके पास पूरा आंसर विद क्वेश्चन रहे एक ही वीडियो में, तो आपके लिए बेनिफिट हो, उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो उस हिसाब से बनाओ ना यार कि आप 24 अप्रैल के बाद डाल दो, 24 मार्च के बाद डाल दो। अभी डालोगे तो बच्चे का एग्जाम आने वाला हैम्पर हो जाएगा। और मैं आपसे बोलूंगा यार ऐसा वीडियो मत देखना यार, अभी मत देखना, 24 के बाद देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखोगे आपका आने वाला पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। मेरे साथ हुआ, हम चाहते हैं आपके साथ ना हो। ठीक है, दूसरा आपका नॉट एनालाइजिंग द मिस्टेक्स प्रॉपर्ली। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार मैंने चलो गलती किया न्यूमेरिकल्स वगैरह में, कैलकुलेशन वाला पार्ट, अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मेरे हिंदी से कैसे रिलेटेड है? ठीक है, देखो हम यहाँ सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं पेपर का। अब पेपर में क्या गलती हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है, कि आपने पेपर बहुत आराम आराम से लिखा, इस वजह से आपका 2-3 क्वेश्चन छूट गया। तो आप ऐसा करो कि ये वाला जो आपका गलती हुआ ना, नेक्स्ट पेपर में मत दोहराओ। ठीक है, एक बार हुआ, मान सकते हैं एक बार गलती हुआ, आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। अब नया पेपर में नया गलती कर सकते हो, लेकिन इसको रिपीट नहीं करना कि हाँ यार मेरा एक आध क्वेश्चन छूट गया, तो अगली बार से हम पेपर जल्दी जल्दी लिखेंगे ताकि मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे और हम रीचेक भी कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपका नेग्लेक्टिंग द नेक्स्ट सब्जेक्ट, ऐसा बहुत बार होता है। आप चाहे पेपर चेक करो ना करो, आपको मालूम रहता है कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है, तो आप घर आते हो, फिर वही मूड में रहते हो, यार मेरा पेपर खराब चल गया या अच्छा चल गया, तो आप फिर उसमें ओवर थिंक करते रहते हो कि यार ऐसा करना चाहिए था, काश वैसा करते, काश ऐसा करते। सोच के कुछ फायदा नहीं है यार, ये सब मत करो। ठीक है, पेपर हो गया खत्म, भूल जाओ कि पेपर हुआ है भी मेरा, एकदम सबसे बेस्ट तरीका, भूल जाओ कि मैंने कोई पेपर भी दिया है। ठीक है, भूल जाओ, उसके बाद आओ प्रॉपर रेस्ट वगैरह लो, सो लो, फिर उसके बाद उठो, फिर अपना जो भी नेक्स्ट पेपर है उसमें तैयारी करो। भाई मेरे को इसमें अपना बेस्ट देना है, इसमें अपना मेरे को 100% देना है, और इसमें हमको फोड़ देना, पूरा लग जाओ मैंने अपने धुआंधार। ठीक है, आई होप आपको ये सारे मिस्टेक्स समझ में आएंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको पेपर से पहले, पेपर देते टाइम और पेपर देने के बाद क्या क्या गलती नहीं करना है। ठीक है, इस वजह से आपका जो भी मार्क्स वगैरह वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब मिस्टेक्स मत करना, हम सारा जो भी हो सकता था सारा चीज हम कवर कराने का कोशिश किए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।